बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। 3 मौज़ूआत पे बात होगी: बजट, PIA से मनशियात की बरामदगी और बुलंद इमारतों पर पाबंदी। सबसे पहले ज़ाहिर है कि बजट का सीज़न है। 53 खरब 10 अरब रुपये का बजट आ गया है। इसहाक डार साहब ने मुसलसल 5वां बजट पेश किया है। नवाज शरीफ हुकूमत की ये कामयाबी समझी जा रही है कि वो मुश्किल हालात से गुजर कर 5वां बजट पेश करने के काबिल हो गई। और अब जो तवक्कुआत थी, जो बुलंदोबांग दावे थे कि हम ये करेंगे अपने टेन्योर में, तो वो अब आखिरी साल है उनका, इस हुकूमत का। इसमें पता चलेगा कि वो दावे वादे कितने जो हैं वो पूरे होते हैं और अवामी तवक्कुआत किस हद तक पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, और अवाम इस बजट का किस तरीके से जायज़ा ले रहे हैं, किस तरीके का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। आम लोगों का ख्याल है कि बजट सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए होता है, आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जबकि इसहाक डार साहब इससे इत्तफाक नहीं करते और वो कहते हैं कि आवाम पर बराह रास्त कोई टैक्स नहीं लगाया गया और किसी किस्म की महंगाई की ज़िम्मेदार ये बजट नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको मराद दी गई हैं, और जो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं या रमज़ान की आमद के मौके पर या बजट का नाम लेकर चीज़ों को महंगा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसको महंगा होने से रोका जाएगा। मज़दूरों की कम अज़ कम उजरत जो है वो 15,000 रुपये कर दी गई है, लेकिन आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि इसमें इजाफा भी किया जा सकता है और इस पर जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्टफ़ोन के साथ साथ फ़ोन कॉल सस्ती की गई है। पैक शुदा दूध, इम्पोर्टेड कपड़े, मशरूबात और सीमेंट, सरिया समेत पान, छालिया, सिगरेट ये महंगे हुए हैं। ज़रूरी मशीनरी, पोल्ट्री और टेक्सटाइल मसनूआत, गाड़ियाँ और डायपर की कीमतों में कमी की गई है। लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए 4 खरब 1 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सड़कों की तामीर पर 33 खरब 30 अरब रुपये खर्च होंगे। किसानों के लिए 10 खरब 1 अरब कम पैकेज दिया गया है। 10.5 एकड़ राज़ी रखने वालों को 50,000 रुपये कर्जा दिया जाएगा। दिफाई बजट पर 9 खरब 20 अरब रुपये खर्च होंगे। फ़ौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन पर 10% रद्दुल फ़साद अलाउंस भी मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जायज़ा लेते हैं। शहजाद साहब, किस तरह देखते हैं ओवरऑल बजट, कितना ये आवाम के लिए मैटर करता है बजट का आना साल में एक दफ़ा, या इस पे अवाम की तवक्कुआत होती हैं, अवाम की तवज्जो होती है, अवाम वाकई समझते हैं कि बजट उनके लिए है, या ये एक फॉर्मेलिटी है और ये सिर्फ़ एक अल्फाज का गोरख धंधा है? देखें जी, ये अवामी बजट तो बहरहाल नहीं है, लेकिन ये कि ये जागीरदारों और मुराद याफ्ता तबके और जो पहले से ही, और सरकारी मुलाजमीन का भी मैं ज़िक्र करूँगा कि ये सरकारी मुलाजमीन का बजट है और इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सारा फ़ायदा हुक्मरानों को है, इससे फ़ायदा क्या कहते हैं मुराद याफ्ता तबके को है, इससे फ़ायदा होगा अशराफिया को। और ये जो किसानों का ड्रामा है कि किसानों को 1,000 अरब रुपये, उन्होंने कहा कि 1 खरब रुपये किसान, एक खरब और 1 अरब रुपये किसानों को कर्जे दिए जाएंगे, तो ये एक्चुअली पाकिस्तान में किसान तो हैं ही नहीं, हारी भी नहीं है। और अगर किसान और हारी हैं तो इस सूरत में है कि वो जागीरदारों और फ्यूडल लॉर्ड्स के वो नौकर हैं और उनके हारी हैं और उनके क्या कहते हैं मुलाजिम हैं। तो ये जो किसानों की 10 खरब 1 अरब, जी हाँ, जो किसानों की जो बात गवर्नमेंट ने की है और उनको लॉलीपॉप दिया, ये एक्चुअली किसानों को लॉलीपॉप नहीं है। किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो एक गरीब किसान है वो तो कर्ज़ा ले ही नहीं सकता, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकती। ये सारे कर्ज़े फ्यूडल लॉर्ड, ये सारे कर्ज़े जागीरदार और ये सारे कर्ज़े अशराफिया की जेब में चले जाएंगे। और फिर इसमें देखें कि इसमें जो सहूलत दी गई है वो सहूलत सरकारी मुलाजमीन की, पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त PIA समेत जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कॉरपोरेट इदारे हैं, बैंक्स हैं, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें भी सरकारी मुलाजमीन से बहुत कम है। और सरकारी मुलाजमीन, अब अगर आप यहाँ कराची में देखें और सिंध में देखें, सिंध में 8-10 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, कराची के अंदर 2 लाख के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं। उनकी आउटपुट क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो वो आपके सामने है। जो इस शहर का हाल है, इस शहर में जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, कचरा फैला हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, गंदा पानी बह रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार सरकारी मुलाजमीन ही हैं और जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अच्छा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया और ये सब ड्रामा गवर्नमेंट ने किया है कि जी 14,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होगी। मैं जानता हूँ मेरे इदारे के अंदर इस वक्त 8,000 और 9,000 में लोग जो है ना 20-20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें 8,000, 9,000, 10,000 हैं। ड्राइवर्स की तनख्वाहें जो हैं, ये जितने भी
चैनल्स हैं और जितने भी इदारे हैं वहाँ 10-12 हज़ार से किसी ड्राइवर को ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती। यही हाल आपके पूरे मुल्क में किसानों का है, लेबर्स का है, मेहनत कशों का है कि उनको। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्रेस क्लब में बैठे थे, वहाँ बात हो रही थी, प्रेस क्लब के मुलाजमीन से हम पूछ भी रहे थे प्रेस क्लब में कम से कम तनख्वाह क्या है। माजी में 9,000 रुपये थी, इस साल 14,000 रुपये थी। कम से कम उजरत इस वक्त जो प्रेस क्लब के मुलाजमीन को कराची में मिलती है वो 14,000 रुपये, और आज जो ऐलान हुआ है जो 25-25, 20-20 साल से भी आगे 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 14,000 उनकी ये उजरत है। जी जी। तो इनको अगर मजीद बढ़ा भी देंगे 15,000 से, आज इसाक साहब ने कहा कि बढ़ाया भी जा सकता है, तो 500,000 रुपये और बढ़ा देंगे, 16,000। वो तो आज किसी ने कहा है ना, इसाक डार साहब को कहा है कि आप 15,000 रुपये में आप घर चला के दिखाएं, घर का बजट बना कर दिखाएं। दूसरी बात ये कि 118 अरब रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करने का ऐलान किया है, ज़रतलाफ़ी देने का ऐलान किया है। ये 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप अगर किसी को मुराद दे रहे हैं तो वो इस तरीके से दे रहे हैं कि उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे कि अब इन्होंने यूटिलिटी स्टोर का जो वो आया है, एक पैकेज आया है, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में एक आदमी को 3 पैसे का रिलीफ मिल रहा है उस पैकेज के तहत एवरेज। अब आपने जो 118 रुपये आप ये इसमें झोंक रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है बजट ऐसे मौसम में आया है जब सख्त गर्मी है, रमज़ान की आमद है, मुल्क में लोड शेडिंग का जो है वो शोर मचा हुआ है। लोग पेशावर में तो आप देख लें कि खुद MPA जो हैं वो निकले हुए हैं और वो यहाँ जाके खुद जो है वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं, और उन्होंने जाके वो दफ्तरों में धावा भी बोल दिया है, उस पर FIR भी कट रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एनर्जी पहला तरजीही पॉइंट होना चाहिए था बजट में, तो एनर्जी के बजाय मवासलात जो है वो सबसे पहली तरजीह है, उसके लिए सबसे ज़्यादा फंड्स हैं, और उसके बाद एनर्जी के लिए रखे गए हैं। दूसरे नंबर पे तरजीह जो है वो एनर्जी है। तरजीहात जो सेट की गई हैं बजट में, आप समझते हैं ये ठीक हैं? तालीम, सेहत, बजट और डिफेंस के लिए तरजीहात, डिफेंस का ठीक है। आजकल जो आप हालात देख रहे हैं हमारे, यानी कि हमारे दुश्मनों की तादाद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ही वो बॉर्डर्स पे कशीदगी है, वो सारे वाक़यात हो रहे हैं और ऑपरेशन भी चल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं और गोलाबारी कर रहे हैं। तो मतलब ये कि डिफेंस में तो ठीक है, डिफेंस तो यानी कि पाकिस्तान जैसा जो हमारी जियो स्ट्रेटजिक जो हमारी पोजीशन है, तो इसमें और जो हमारी जो डेप्थ है वो हमसे छिन गई है। स्ट्रेटजिक डेप्थ अफगानिस्तान हमसे छिन गया है, और वो ना सिर्फ हमसे छिन गया है बल्कि अब हमारा दुश्मन हो गया है। ईरान जो कि हमारा दुश्मन नहीं था वो हमारा दुश्मन। आज इतलात हैं कि पंजगोर पे शायद गोलाबारी की गई है और वहाँ पे कोई एक डेथ भी हुई है। तो उस पर तो मेरे ख्याल से किसी को आमतौर पे ये फैशन बन गया है कि लोग ये बहस करते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये दिफा को आपने इतना दे दिया और इसको प्रायोरिटीज़ में शामिल कर लिया। तो दिफा प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, वो तो आपकी एक मजबूरी है और उसके लिए आपको पैसे देने ही देने। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड तरक्की पसंद और जमहूरियत पसंद इस टाइप के जो, और ये NGOs के लोग और ये जो बार काउंसिल के लोग ये इस किस्म की बात करते हैं और ये दिफाई बजट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये जो प्रायोरिटीज़ बजट की जो प्रायोरिटीज़ इन्होंने फिक्स की हैं ये गलत की हैं। इसमें एक तो ये कि आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी ये तो अवाम दोस्त बजट है। मैं कहता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अशराफिया दोस्त बजट है, ये जो है जागीरदार दोस्त बजट है और ये इलेक्शन बजट है। यानी कि ये जो है ये बजट नहीं है, ये इंतखाबी प्रोग्राम है। और इस लोग तो कह रहे हैं इलेक्शन बजट है, इलेक्शन बजट है। अच्छा, इंतखाबी प्रोग्राम है, मंशूर है, ये PMLN का ये बजट जो है PMLN का मंशूर है। अच्छा, लेकिन इस मंशूर में आप देखें तो इस मंशूर में यानी कि एक तो फजूल खर्ची इसमें आपको नज़र आएगी। इसमें जो है इन्होंने पैसा पानी की तरह लुटाने की कोशिश की है, पानी की तरह बहाने की कोशिश की है, और कई हेड्स ऐसी हैं जिनमें जो इन्होंने सियासी बुनियादों पे उन हेड्स को बरकरार रखा है। जैसे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है, अब बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम 121 अरब का आपने रखा है। अब उसमें आप अगर किसी को 1,000 रुपये दे रहे हैं, किसी गरीब आदमी को 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये तो एक दिन का खर्चा भी नहीं है। यानी कि मिडिल क्लास का खर्चा जो है इस वक्त, अगर आप पूरे 3 दिन, एक फैमिली है 5-6 आदमियों की, उनका बिजली का, गैस का, उनका फूड का और टोटल ये लॉन्ड्री का और सब और स्कूल का सारा खर्चा मिला लें तो 1,000 रुपये उसका एक फैमिली का खर्चा बनता है। तो आप 1,000 रुपये अगर किसी को फैमिली को दे रहे हैं तो उसको क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, वो 1,000 रुपये उसको पूरे मिल भी नहीं रहे, वो तो एक माफिया है जो उनके सारे कार्ड ले लेती है और उनको 600 रुपये 700 रुपये उनको देती है और बाकी 300-400 रुपये अपना कमीशन रख लेती है। तो ये एक लूट मार का सिलसिला है और ये गोरख धंधा है और इसमें वो पैसे कौम के ज़ाया हो रहे हैं, आपका रेवेन्यू ज़ाया हो रहा है। जो गवर्नमेंट को हम जो पैसे देते हैं, हमारे जो ये GST कटता है, उन पैसों से ये सारा बजट बनता है।
फिर आप ये देखें कि आपने 300 यूनिट तक के बिजली वालों को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, 118 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। ये जो आज कौमी असेंबली में बजट के दौरान हमने देखा, कल भी और आज भी सूरत हाल है, तो अपोजिशन का जो रवैया होना चाहिए बजट के मौके पे, आप समझते हैं कि अपोजिशन ने अपना किरदार जो है वो भरपूर तरीके से जस्टिफाई किया है, या वहाँ पे जो शोर शराबा हुआ ये भी सिर्फ सियासी है? देखें, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन है ही नहीं, और अगर अपोजिशन कोई अगर क्लेम करता है, दावा करता है अपोजिशन का, तो वो इस कौम के साथ नाइंसाफ़ी करता है, वो आंखों में धूल झोंक रहा है, वो मुनाफकत कर रहा है। उसकी वजह है कि जो अपोजिशन का काम है वो अपोजिशन करती नहीं है। अपोजिशन सिर्फ ड्रामे करती है, अपोजिशन धरने देती है, अपोजिशन जलसे करती है, और वो भी एक कैमरे के लिए। यानी कि जो आपके मुल्क में 150 चैनल हैं और उसके अंदर तकरीबन 100 चैनल जो है न्यूज़ चैनल हैं, तो उन न्यूज़ चैनलों पे आने के लिए और अपनी प्रोजेक्शन के लिए वो अपोजिशन ये धरने जलसे जुलूस करती है। और डेली, यानी कि अब ये एक तमाशा हो गया कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अहम इश्यूज़ पे वो करती है। अब हर पार्टी जो है डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो देखें, सिर्फ कैमरे में और टीवी पे नजर आने के लिए, और बाकी ना वो मेहनत कर रहे हैं। अपोजिशन को क्या करना चाहिए था? शैडो बजट लेके आना चाहिए था, तजावीज़ लेके आनी चाहिए थी क्या? ये शैडो बजट भी एक ड्रामा है कि वो आपने एक बजट उठाया और उसको आगे पीछे किया और अपने अदाद शुमार बना के आपने बड़ी काबिलियत का मुजाहरा कर दिया, और आपने कहा कि देखें साहब हमने तो ये शैडो बजट पेश कर दिया है और ये बजट बड़ा अच्छा है। बजट मैं कह रहा हूँ, बजट ना उनका अच्छा है ना बजट इनका अच्छा है। बजट वो अच्छा है जो मतलब जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, लोगों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों को नुकसान हो रहा है। लोगों को इस बजट के रिपरकशन उस वक्त पता लगेंगे जब ये बजट जो है इसका फाइनेंस बिल मंजूर होगा और ये बजट इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन में आएगा, तो उसके बाद फिर लोगों की आंखें खुलेंगी। उनको अच्छा, खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा एहतजाज भी किया, वो किसानों का जो एहतजाज हो रहा था वहाँ पे धुआंधार खिताब भी किया, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई और दीगर जितनी भी अपोजिशन में जमातें हैं सब कह रही हैं कि बजट जो है मुनासिब नहीं है, 15,000 में बजट बना के दिखाएं किसी फैमिली का। ये बात आपने भी की। तो इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी रही है या पीटीआई में, वो लोग जो हुकूमतों में शामिल रहे हैं, तो उस दौर में जो कम से कम उजरत थी, उस दौर में कौन सा बजट किसी फैमिली का बन जाता था? तो ये तो सियासत ही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है, इसमें आवाम को सीरियसली कोई फ़ायदा तो कोई भी नहीं पहुँचा रहा। देखें, मुझे तो मैं तो ये सवाल करूँगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। खुर्शीद शाह साहब ने किसानों को आज कल बिलावल साहब का भी बयान आया था किसानों की हिमायत में, और आसिफ जरदारी का भी बयान आया था, और पीपल पार्टी सबसे ज़्यादा शोर मचा रही है किसान। मैं कहता हूँ कि ये किसान कौन है? ये किसान वो हैं जो इनके जो जागीरदार हैं हमारे मुल्क में, और ये फ्यूडल लॉर्ड जो हैं इनके नौकर हैं। ये अपने नौकरों से एहतजाज कराते हैं, अपने नौकरों को आगे कर देते हैं। वैसे आपके मुल्क में ऐसे किसानों की तादाद तो मैं समझता हूँ कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगी जिनकी अपनी ज़मीन है, और ये सारे नौकर हैं फ्यूडल लॉर्ड्स के, और उनके कहने पे ये प्रोटेस्ट करते हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा प्रोटेस्ट होता है, और इससे यानी कि किसान, वो जो किसान एहतजाज कर रहे थे, अक्सर के हाथ में मिनरल वाटर की बोतलें थीं और उनको ज़्यादा चीज़ें दी गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि स्पॉन्सर्ड किस्म का एहतजाज। इस मुल्क में बेचारे मजदूर की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इस मुल्क में मजदूर है ही नहीं, इस मुल्क मेहनत कश नहीं है, इस मुल्क में सारे नौकर हैं। इसहाक डार ने भी कहा कि जो किसानों के एहतजाज जो था वो सिर्फ सियासत थी और कुछ नहीं हुआ। सियासत थी। तो अच्छा, ये बताएं, 53 खरब का बजट तो आ गया, ये 53 खरब आएंगे कहाँ से? देखें, आपका तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये बजट मजाक है। आपका ओरिजिनल बजट तो देखें, बजट वो होता है जो आपका रेवेन्यू होता है। तो आपका रेवेन्यू में खाली 4,000 का रेवेन्यू, तो ये क्या सारे कर्जे शामिल हैं इसमें? 4,000 का मजीद कर्जे हम मैं अर्ज कर रहा हूँ, 4,000 का आपका रेवेन्यू बनता है। अब आप जो आपका नया टारगेट आपने बनाया वो 1 अरब रुपए का वो बना लिया, वो रेवेन्यू आपने बना लिया। अच्छा, वो भी वो प्रोजेक्टेड है और वो टारगेटेड है कि भाई इतने पैसे वसूल होंगे तो ये खर्चा होगा। अच्छा, आपके सारे वसाइल देखें, 5,000 आपको मिलेंगे, उसमें से 23 अरब रुपए तो आपके 2300 अरब रुपए तो सूबे ले जाएंगे 5,000 में से। तकरीबन 1,000 अरब जो है वो आपका डिफेंस में चला गया, 1400 अरब आपके डेप्ट सर्विस में चले गए, कर्जे चले जाएंगे। ठीक है, 230 अरब रुपए आपके चले गए ये जो सब्सिडाइज करते हैं आप कॉरपोरेशन को, जो आपने कॉरपोरेशन ने पाली नहीं है, जो इदारे पाले हुए उनको अपनी जेब से, पीआईए जैसे इदारे, ठीक है, रेलवे, पीआईए, इनको आप टेक्सटाइल मिल इनको सब्सिडाइज करते हैं। फिर आपके 118 रुपये आप बिजली पे सब्सिडी देंगे, जो 300 यूनिट जो लोग जिनका बिल होता है, 300 यूनिट वालों को आप सब्सिडी दे रहे हैं। 300 यूनिट वाले तो 300 यूनिट का बिल तो 12-13 हज़ार रुपये बनता है। तो एक आदमी जो 12-13 हज़ार की बिजली यूज़ कर रहा है उसको आप सब्सिडी, बिजली चोरी पे भी काबू नहीं पाया ना। अभी भी 178 रुपये बिजली चोरी जो हुई है, डेफिसिट जो नुकसान हुए हैं, सब्सिडी या जो भी आप उसका नाम दे दें, वो लाइन लॉसेस के नाम पे आपने जो है वो बर्दाश्त किए हैं, तो वो इतने अरबों रुपए बिजली चोरी हो रही है, उसकी रोकथाम पे कोई तवज्जो नहीं है।
फिर ये कि आपने एक ड्रामा जो है वो बनाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 2100 अरब रुपए का आपने कहा कि जी हमारा PSDP होगा, तरक्याती प्रोग्राम PSDP, और उसमें से मेरे ख्याल 1100 अरब आप बता रहे थे। उस दिन आपने बात की थी। ये तो बजट की सूरत हाल है, इसमें मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे PIA के हवाले से कि आखिर PIA के ख़िलाफ़ ये क्या गहरी साजिश है, क्या उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं जो PIA की परवाज़ों के अंदर से, PIA के जहाज़ों के अंदर से मनशियात बरामद हो रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बरतानिया के अंदर मनशियात बरामद हुई है, और एक वाक़या नहीं हुआ, ऐसे ज़्यादा वाक़यात एक से ज़्यादा मरतबा हो चुके हैं। तो आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका हाथ है, और कौन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के खिलाफ साजिश कर रहा है, और इसका असल मकसद क्या है? क्या PIA को यूरोप में और इंटरनेशनल रूट्स पे पाबंदी लगाना इसका असल मकसद है? जो भी लोग इस कार्रवाई में मुलविस हैं और जो लोग इस गफलत और इस मुजरमाना गफलत के ज़िम्मेदार हैं, जो इदारे और जो अफसरान और जो एहलकार, उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या एक्शन हुआ है? कोई एक्शन हुआ भी है या नहीं है? कोई एक्शन लेने के लिए तैयार भी है या नहीं है? और अगर ये सूरत हाल है तो आने वाले दिनों में PIA का मुस्तकबिल क्या होगा? शहजाद साहब, कहा जा रहा है PIA को येलो सिग्नल दे दिया गया है। एक होता है ग्रीन सिग्नल कि आप दुनिया भर में उड़ सकते हैं, येलो सिग्नल पे आपको वार्निंग दी जाती है, और ये सीरियस वार्निंग है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर रेड लाइन आपकी आ गई तो आपको यूरोप में या बरतानिया में फ़्लाई करने से रोक दिया जाएगा। और ऐसी कोई सूरत हाल PIA के सर पे तलवार लटक रही है। तो अब तक हुकूमत पाकिस्तान जागी है या नहीं जागी, और अगर जाग गई है तो ये जो वाक़यात हुए हैं इसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ है अब तक? देखें, हुकूमत की जागने की बात तो ये है कि ये कोई एक साजिश नहीं है। हमारा कोई एक इदारा ऐसा नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही हो। और मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे मामलात में भी इंडिया इन्वॉल्व होता है, और इंडिया का यानी कि साजिश की हद तक बड़ा होल्ड है पाकिस्तान में, और उनका बड़ा नेटवर्क है। और ये जो बातें होती हैं कि फ़लाँ स्लीपर सेल तोड़ दिया, फ़लाँ स्लीपर सेल तोड़ दिया, तो फ़लाँ स्लीपर सेल, एक पार्टी का स्लीपर सेल तोड़ा जा रहा है, और बाकी जो पार्टियां हैं और जो बाकी जो उनके एजेंट हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो सपोर्टर हैं, उनके स्लीपर सेल की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई मामूली सी साजिश भी होती है तो उसमें उसके पीछे इंडिया होता है। PIA तो बहुत बड़ा इदारा है, और यानी कि इतना बड़ा इदारा है कि एक ज़माने में PIA एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। PIA ने सबसे पहले, PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट तैयारे ख़रीदे थे, और वो जेट तैयारे आपके जापान के पास नहीं थे, चीन के पास नहीं थे, सिंगापुर के पास नहीं थे, मलेशिया के पास नहीं थे, पूरे एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं थे। इतनी बड़ी एयरलाइन थी। और PIA कम से कम 10-15 एयरलाइनें इस वक्त जो एयरलाइनें दुनिया पे छाई हुई हैं, और सारा बिज़नेस जो एयरलाइनों ने लिया हुआ है, एमिरेट्स बहुत ऊपर जा रही है। तो ये एमिरेट्स एयरलाइन, माल्टा एयरलाइन, गल्फ़ एयरलाइन, और जितनी बड़ी एयरलाइनें, ये जो क़तर की एयरलाइनें, ये सारी एयरलाइनें जो है वो PIA ने खड़ी की। तो PIA यानी कि इतनी, और इंडियन एयरलाइन तो PIA के नज़दीक कभी आई ही नहीं। बहुत बड़ी एयरलाइन के तौर पे PIA ऑपरेट करती रही है, और पूरे इंडिया, यानी कि इंडिया में नहीं छाई हुई थी, बल्कि PIA तो पूरे एशिया में छाई हुई थी। और अच्छा, ये तो आपने बता दिया बैकग्राउंड था इसका, ज़ाहिर है इसलिए इसको टारगेट भी किया गया, और इसको जो है वो ख़ास तौर पे नाकाम करने के लिए साजिशें की गई हैं। अब एयरपोर्ट के ऊपर जब जहाज़ खड़ा होता है और उसके अंदर मनशियात रखी जाती है, तो ये सिर्फ PIA इसकी कसूरवार नहीं है। एयरपोर्ट के गिर्द पहला हिसार बनता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम ASF कहते हैं। उसके बाद फिर अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं, जिसमें कस्टम्स है, उसमें FIA है, ANF है, सिविल एविएशन है, उसके बाद इंटेलिजेंस इदारे हैं, फिर कहीं PIA आती है। PIA का इंजीनियरिंग का शोबा है। जब जहाज़ इंजीनियरिंग के उसमें जाता है, वहाँ पे अगर ये रखी जाती है, या बे में होता है, वहाँ पे इसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इसको मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं इसको क्लियर करने के लिए। इसमें जो है ASF क्लियर करती है, इसके बाद जो है वो कस्टम और ANF क्लियर करते हैं, फिर FIA और ये PIA अपने लोग हैं सर। क्लियरेंस के बाद जहाज़ को एक सर्टिफिकेट समझा जाता है कि इस जहाज़ में कोई वेपन्स नहीं है, कोई मनशियात नहीं है। इसके बावजूद इन जहाज़ों से मनशियात बरामद होती है, और पायलट को पकड़ लिया जाता है या अमले को पकड़ लिया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको जलील किया जाता है, उनके साथ तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता है। उन बेचारों का क्या कसूर है? जी हाँ, ये तो आप यानी कि ये सवाल तो जब भी उठा था, जब हमारा यानी कि हमारे अमले को वहाँ पे इंग्लैंड में उनको डिटेन किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, और उनको
मेरे ख्याल से लॉकअप भी कर दिया गया था। तो काफ़ी देर उनको हिरासत में रखा गया और उनके पासपोर्ट ले लिए गए थे। हालांकि अगर किसी जहाज़ में अगर कोई इलीगल सफ़र कर रहा होता है या किसी जहाज़ से हेरोइन बरामद होती है, मंशियात बरामद होती है, तो उसका पायलट से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना कॉकपिट क्रू से ताल्लुक़ है, ना केबिन क्रू से ताल्लुक़ है। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि उन्होंने हमारे कॉकपिट क्रू और केबिन क्रू को उन्होंने पकड़ा और उनको अपने डिटेंशन में काफ़ी देर रखा। और फिर यही सलूक जो है वो पाकिस्तान में भी उनके साथ हमारी जो इंतज़ामिया थी उसने भी ये किया। तो कहने का मकसद ये कि ये पायलट का या एयर होस्टेस का या केबिन क्रू का, कॉकपिट क्रू का तो कोई कसूर था ही नहीं। कसूर था तो वो फिर पाकिस्तान, वहाँ जो जहाज़ जो हमला लेके गया था उसका कसूर नहीं था। कसूर था तो फिर ASF को आप पकड़ें, उनको इंट्रोगेट करें, उनको विदहोल्ड करें, आप ANF पे हाथ डालें, आप जो है क्या कहते हैं ये CA है, FIA है, इंजीनियरिंग से आप बासपूस करें, FIA से बासपूस करें। ये जो इतने बड़े बड़े आपने सफ़ेद हाथी और तहक़ीक़ाती इदारे और इंटेलिजेंस इदारे बनाए हुए हैं, कस्टम इंटेलिजेंस से आप क्या कहते हैं पूछगछ करें। तो ये जो इतना पैसा इस मुल्क में ख़र्च हो रहा है, ये कस्टम इंटेलिजेंस है, FIA है, ASF है। ASF अपना काम तो कर नहीं रही, यानी कि PIA के जहाज़ से आज भी हेरोइन बरामद हुई है। आपके इल्म में ग़ालिबन ये आज भी 1 किलो के हेरोइन, आज भी 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है, एक मुसाफिर के पास से बरामद हुई है। और वो तो मेरे कहने का मकसद ये कि डेली PIA के जहाज़ों से PIA क्यों, और भी एयरलाइन है और भी एयरलाइनों में क्यों नहीं रखा जाता? देखें PIA तो टारगेट किया गया। ये आप जो बात कर रहे हैं PIA को इस वक्त यानी कि येलो सिग्नल दे दिया, येलो से भी नीचे चली गई है PIA का खसारा 300 अरब रुपए का है और 30 अरब रुपए सालाना इस वक्त, यानी कम करके भी 30 अरब रुपए सालाना खसारा है। अभी पिछले दिनों उनके जो नए PIA के जो CEO हैं नैयर हयात साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसी यानी टॉक की थी कुछ अखबार वालों को बुला के। तो उन्होंने यही बताया था कि भाई इस साल भी बड़ा ठीक ठाक जो है ना PIA को, वो मतलब PIA के डायरेक्टर फाइनेंस भी रहे हैं, 5 साल से डायरेक्टर फाइनेंस है, तो उनको सब पता है। तो उन्होंने कहा कि PIA को इस साल भी बहुत ठीक ठाक खसारा हुआ है। नहीं, उसमें आज बात हो रही थी कि PIA ने जो मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस के तहत, उसके तहत मुख्तलिफ रूट्स पे वो जहाज़ जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी परवाज़ें ऑपरेट हो रही हैं, और उसके बदले में जो PIA ने उनके पैसेंजर्स उठाने थे उन फ़्लाइटों की तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पे अगर वो 150 फ़्लाइटें कर रहे हैं तो PIA उनके मुकाबले में सिर्फ 50 या 40 फ़्लाइटें कर रहा है, जिसके जवाब में मेहताब अब्बासी साहब या PIA के लोग कहते हैं कि जी जब जहाज़ ही हमारे कम है तो फ़्लाइटें कैसे हमारी जो है उनका मुकाबला कर सकती है। जैसे जैसे जहाज़ों की तादाद बढ़ेगी फ़्लाइटों की तादाद जो है वो इक्वल हो जाएगी या मुआहदे के मुताबिक हो जाएगी। तो इसको तो सब्जेक्ट टू होना चाहिए था ना, जब तक हमारे फ़्लाइटें नहीं बढ़ेंगी उनकी फ़्लाइटें भी उतनी हो जितनी हमारी हैं। तो इस पे भी लॉस हो रहा है, PIA को मुसलसल लॉस हो रहा है। नहीं देखें, वो जो एक ज़्यादती जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे, एक ज़्यादती तो वो ओपन स्काई पॉलिसी की है और छोटे छोटे रूट्स आपने दे दिए, उसके तहत तो मज़ीद एयरलाइनों को मज़ीद छोटे छोटे रूट जो है ना वो सिविल एविएशन अथॉरिटी दे रही है, और उसमें किकबैक इन्वॉल्व होता है और उसमें मज़मूम मकासद होते हैं। उसके तहत वो यानी अंडर एंड डीलिंग होती है, और उस अंडर एंड डीलिंग के तहत जो वो रूट PIA के जो प्रॉफिटेबल रूट है वो उनको दे दिए जाते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि PIA के यानी कि मुझे याद है कि आज से कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले PIA की डेली 190-200 के करीब फ़्लाइट्स होती थी, है ना। तो अच्छा, अब भी PIA की फ़्लाइट्स 38 जहाज़ हैं, तो PIA की फ़्लाइट्स अब भी कोई कम नहीं है। PIA की फ़्लाइट्स यानी कि ठीक ठाक है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। लेकिन इसमें ट्रेजेडी क्या है, अलमिया ये है कि बहुत सारे रूट जो है ना वो आपके फिजिबल नहीं है, यानी प्रॉफिटेबल नहीं है। एक जो जहाज़ आप जब चलाते हैं ना, एक जहाज़ जब फ्लाई करता है, जैसे कराची से इस्लामाबाद या कराची से जद्दा, कराची से यूनान या फ्रैंकफर्ट कहीं भी जाता है, तो उसमें जब तक 70 से अबव लोड नहीं होगा, तो जब तक वो यानी कि फिजिबल नहीं होगा, मतलब वो प्रॉफिटेबल वो फ़्लाइट नहीं होगी। 70% से 76% से जब ज़्यादा आपके पास मुसाफिर हैं, लोड है, सीट फैक्टर उसका है 100% है तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं ना, किस तरीके से वो फाइनेंशियल मामला है, तो 76% से जब आपका ज़्यादा लोड होगा तो वो फ़्लाइट जो है प्रॉफिटेबल होगी।
अच्छा, अब हमारे जो रूट्स हैं ख़ासतौर पर यूरोप के जो रूट हैं और अमेरिका के रूट हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये फिजिबल नहीं है और ये प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी कि जो पीआईए को जो नहीं, जब माजी में पीआईए इन रूट से फ्लाइट करती थी उस वक्त तो बड़े फिजिबल थे, बड़े प्रॉफिटेबल थे। अच्छा, पीआईए को सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो इन रूट्स पे हो रहा है। जो आपके जो प्रॉफिटेबल रूट्स, एक तो आपकी कराची इस्लामाबाद, कराची लाहौर। अभी मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने चेक किया कि सीरियन एयरलाइन की 4 फ्लाइट्स थी, चारों सोल्ड आउट थी। जी जी। शाइन एयर की 2 फ्लाइटें थी, दोनों सोल्ड आउट थी। उसके बाद एयर ब्लू बची और पीआईए बची, तो एयर ब्लू में जो है वो सीट्स मिल रही थी, और पीआईए और एयर ब्लू के टिकट्स का फेयर का फ़र्क इतना है कि फिर आप एयर ब्लू पे चले जाएंगे। तो एयर ब्लू भी और बाकी एयरलाइंस भी जो है वो पैरेलल हो गई, एक जैसे रेट्स हो गए हैं। अगर मतलब किसी दिन उनका किराया 13,000 रुपये है तो सबका 13,000 होगा, किसी दिन 25,000 तो सब आसपास होंगे। तो पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा जी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सब एयरलाइंस ने मिलकर ये तय कर लिया कि अब एक ही किराया रखा जाएगा, कम से कम जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। 4,500 रुपये तो सिर्फ उस पर टैक्स है एक टिकट के ऊपर, तो उसके बाद से शुरू होता है एयरलाइन का कमाई। तो ये सियाहत कैसे फ़रोग पाएगी, कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पे इतनी टैक्सेशन आपने नहीं, आप देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा टैक्स है, उसके बावजूद जो है टिकट अवेलेबल नहीं है और सीटें पैसेंजर बहुत है, पैसेंजर बहुत हैं। तो मतलब ये कि और ये इसमें सयाह मैं समझता हूँ कम है, और जो लोग अपने कामों से आते जाते हैं, ज़रूरी कामों से वही इससे सफ़र करते हैं। अच्छा, जो मुख्तलिफ इजलासों में जाते हैं, अपनी कंपनी की तरफ से जाते हैं, कारोबारी मामला, तो इसमें टैक्स कम नहीं हो सकते, फ्यूल चार्जेस और टैक्सेशन? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, टैक्स तो कम होना चाहिए, लेकिन अगर टैक्स कम नहीं हो रहा तो उसके बावजूद जो है उसकी टिकट की और उसकी यानी कि एयरलाइन की डिमांड अपनी जगह बरकरार है। अब आपने जिक्र किया कि सीरियन एयरलाइन, एयर ब्लू, शाइन एयर, ये इतनी सारी प्राइवेट एयरलाइनें इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं। सीरियन जो ये तो अभी बिल्कुल नई एयरलाइन है ना, सीरियन एयरलाइन का, तो वो कह रहे हैं कि ये 5-8 जहाज़ों की बात की थी, उन्होंने लेके आएंगे, 3 जहाज़ों पे एयरलाइन शुरू की है। एक पे ही चला रहे थे और एक जहाज़ चल रहा है। हाँ। और एक जहाज़ जो है वो उसको वो बर्ड एक्सीडेंट हो गया है, उसकी विंड स्क्रीन टूट गई है, वो ग्राउंड हो गया हुआ है। दूसरा जो है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर देखें इतना पोटेंशियल है कि सिर्फ पाकिस्तान में कि अगर पीआईए अपनी पूरी गुंजाइश के साथ और इसके बाद जहाज़ हो और पीआईए के अंदर यानी कि साजिशें ना हों, पीआईए में ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा है, पीआईए में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये अब जो पीआईए का अमला है, जनरल मैनेजर हैं, इनकी इतनी तनख्वाहें हैं, डायरेक्टर्स की तनख्वाहें हैं, इनके पर्स हैं, और ये सारे। ये बताएं, ये जो लंदन वाला वाक़या हुआ है, ये बरतानिया वाला, इसके बाद मेहताब अब्बासी साहब इतने बाख्तियार हैं कि वो आज़ादाना तौर पर कार्रवाई कर सकें तमाम इदारों के खिलाफ जो इसमें। ये जो एक वाक़या हुआ था, जो एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा 7 दिसंबर को, जो हमारा एक जहाज़ गिर गया था ये इस्लामाबाद के नज़दीक, तो उसमें कितने काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। तो वो एक शरीफ आदमी थे जो पीआईए के चेयरमैन थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि वो उस हादसे के नतीजे में, हवेलियाँ वाले वाक़े में उस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान की कोई बदनामी नहीं हुई थी, क्योंकि हादसा पूरी दुनिया में होते हैं और ये यानी कि एक नेचुरल जो है ना, यानी कि इसको नेशनल फनामना ही कह सकते हैं कि जब गाड़ी चलेगी तो हादसा होगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये जो वाक़यात हुए हैं, जो पीआईए मेहताब अब्बासी साहब के दौर में जो पीआईए के जहाज़ों से जितने बड़े पैमाने पे हेरोइन बरामद हुई है, इससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। और इन वाक़यात के पस पर्दा जो मोरिकात थे, जो मोटिवेटेड जो एलिमेंट थे, वो ये थे कि पीआईए को किसी तरीके से बैन कर दिया जाए। मतलब ये असल हदफ यही है, ये वाक़यात, ये यानी कि ये मंशियात की स्मगलिंग का अलमिया नहीं है, ये मंशियात की स्मगलिंग का केस नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं, जो भी पीआईए के जहाज़ों के अंदर ये हेरोइन बरामद करा रहे हैं, इनका मकसद ही बरामद कराना, इनका मकसद हेरोइन स्मगल करना नहीं है। इनका मकसद पीआईए के जहाज़ से मंशियात की बरामदगी है, ताकि पीआईए बदनाम हो, पाकिस्तान इंटरनेशनली बैन लग सके, पीआईए का अमला बदनाम हो, और बरतानिया। तो इस पर यकीनन किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इसमें मेहताब अब्बासी हो या वज़ीर-ए-आज़म हो, उनको सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए, और किसी भी इदारे में जो भी लोग इसमें गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। और आवाम को, कौम को बताना चाहिए कि ये लोग थे जिन्होंने अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दिए या साजिश में मुलव्विस थे, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और हुकूमत को इस सिलसिले में बिल्कुल फेयर हैंड के साथ सामने आना चाहिए कि जी ये लोग एक्शन इनके खिलाफ लिया गया है, ये लोग मुलव्विस थे, और आइंदा ताकि किसी को इस तरह की साजिश में शामिल होने की जो है वो जरूरत ना हो सके। इसमें मज़ीद बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची भर में बुलंद इमारतों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ग्राउंड+2 से ज़्यादा बुलंद इमारतें तामीर नहीं की जा सकती। ये पाबंदी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आयद की है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि ये मामला अदालत में था। अदालती फ़ैसले की रोशनी में या अदालती हिदायत की रोशनी में ये इक़दाम उठाया गया है। अब इसकी जद में कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, कितनी इमारतें आएंगी, कितने रहायशी यूनिट्स आएंगे या कमर्शियल इमारतें आएंगी, कौन कौन से इलाकों पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर इसका बराह रास्त असर होगा और इसके फ़वाइद क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, क्यों ज़रूरत पेश आई है ये बुलंद इमारतों पर पाबंदी आयद करने की? दुनिया भर में हाई राइज बिल्डिंग ये ज़रूरत तो खैर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का तो इसमें नुकसान हुआ है और उनको तो कोई ज़रूरत थी नहीं और वो तो ये चाहते ही नहीं कि ये कोई पाबंदी लगे। ये जो पाबंदी है ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और 16 मार्च से ये इस पे इम्प्लीमेंट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई है तो वो जो हमारा आप डिस्कस करते रहते हैं वो ये पानी का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा वाटर कमीशन बना हुआ, वाटर कमीशन वाला वाटर बोर्ड का जो केस है, तो उस केस में ये पाबंदी यूँ लगी है कि वाटर शॉर्टेज की वजह से कि आपने ये देखा कि ये अब इस शहर के अंदर 65 करोड़ गैलन 650 MGD पानी जो है ना अब अवेलेबल है, जिसमें से 10 करोड़ गैलन हब डैम से आता है और 55 करोड़ गैलन इंडस की जो सोर्स है। ये अच्छे दिनों की बात आप कर रहे हैं? नहीं, अभी जब हब डैम से मुकम्मल पानी आ रहा और हाँ, जब हब डैम से अभी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हब डैम से 10 करोड़ गैलन आ रहा था और 55 करोड़ गैलन आपका वहाँ से आ रहा है। लेकिन आपके यहाँ ज़रूरत जो है सवा अरब गैलन की है डेली। तो अब ये कि यानी कि आधों आध का फ़र्क है, यानी कि 65 करोड़ गैलन आ रहा है तो 65 करोड़ गैलन की ही किल्लत है, ठीक है ना। और जो हमारे तो ये कैसे पूरी की जाती है घुमा फिरा के सिस्टम में? हमारे जो कच्ची आबादियाँ हैं तो अब उसमें पूरी करने के लिए तो ये है कि सब सॉइल वाटर भी बहुत ज़्यादा कराची में यूज़ हो रहा है। अब वो उसमें ये है कि थोड़ी सी जो वो है उसकी डेप्थ ज़्यादा हो गई है, पानी ज़्यादा गहराई से निकलता है। पहले ऊपर था वाटर टेबल ऊपर था, जल्दी निकल आता था, अब वाटर टेबल नीचे चला गया तो उसमें भी मसाइल हैं। अच्छा, डिसैलिनेशन प्लांट, डिसैलिनेशन का जो प्रोजेक्ट है वो तो मैं समझता हूँ फेल है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है नहीं, आप कह रहे हैं ये बुलंद इमारतों पे पाबंदी की बुनियादी वजह पानी की कमी? बुनियादी वजह है कि पानी की शॉर्टेज थी और पानी की शॉर्टेज ये कई सालों से है, लेकिन उसके बावजूद वाटर सीवरेज बोर्ड ने कई कनेक्शन जो है वो यानी कि 4 इंच का कनेक्शन समझ लें कि 5 लाख गैलन डेली उससे आप ड्रा कर रहे हैं। 4 इंच के कलेक्शन का मतलब ये है। तो 4 इंच के कनेक्शन एक बड़े ये जो मलिक रियाज साहब हैं उनकी कंपनी है बहरिया टाउन, तो बहरिया टाउन को उन्होंने एक कनेक्शन यहाँ यहीं आगे फिर टाउन में और एक जो है सुपर हाईवे पे उन्होंने यानी 10 लाख गैलन डेली पानी जो है उन्होंने मलिक रियाज को दे दिया। तो आपको ये मलिक रियाज साहब से ये पूछे कि भाई ये, और वाटर बोर्ड के जिस MD ने ये अप्रूवल दिया या वाटर बोर्ड के जिस चीफ इंजीनियर ने दिया उससे ही पूछे कि भाई ये आपने 10 लाख गैलन पानी किसका काट के आप उसको दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो वो तो कह रहे हैं कि अभी तो बहरिया टाउन में कोई आबादी नहीं है, वहाँ पे पानी अगर दे भी दिया है, इजाज़त दी है, तो वहाँ पानी कहाँ इस्तेमाल होगा? और पानी तो इस्तेमाल होगा जब K4 से आएगा पानी और वो DHA सिटी को और बहरिया टाउन को मिलेगा। कहाँ से आएगा? K4 से। नहीं, K4 से भी आएगा तो वो बहरिया टाउन का हक वो भी नहीं बनता कि इस शहर में पहले ही शॉर्टेज है। देखें, पहले तो आप यानी कि आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 25 दिन के बाद पानी आता है, उनका नंबर 25 दिन के बाद आता है, रोटेशन ऐसे बनी हुई है। हाँ, और अगर उस दिन अगर बिजली चली जाए तो फिर 2 महीने के बाद पानी आता है। अभी मेरे एक दोस्त थे तो उनके नाथ कराची में रहते हैं तो वो बताने लगे कि भाई हमारे यहाँ 1 हफ्ते के बाद पानी आता है। उस दौरान उनके घर में कोई तकरीब थी और उस तकरीब में हर आदमी नहा रहा था, तो वो कहने लगे भाई मेरी तो हालत ख़राब थी कि अब वो टैंकर पर टैंकर हम मंगवा रहे थे क्योंकि हमारे पानी तो 1 हफ्ते के बाद आता है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो आप लेके बैठे हुए हैं ड्रामा आपने जो है रचाया हुआ है कि ये मेगा सिटी है और ये इतना बड़ा क्या कहते हैं बड़ा शहर है, तो ये नहीं, आप क्या चाहते हैं कि बुलंद इमारतों पे पाबंदी जो है इसकी ये ख़त्म कर दी जाए, इनको इजाज़त दे दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब पहले तो आप जो अवेलेबल नहीं, ये फैसला सही है या गलत? ये फैसला एक लिहाज से सही है, वक्ती तौर पे सही है। नहीं, देखें यूँ
मैं देखें दो चीज़ें, एक तो ये कि मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर में बुलंद बाला इमारतें बने, ठीक है ना, बुलंद बाला इमारतें बने, और क्या कहते हैं वो ज़रूरी भी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके यानी शहर में तकरीबन 6 लाख मकानात की और या फ्लैट्स की ज़रूरत है, तो वो भी तो एक इशू है ना कि हर साल आपको नए रहायशी यूनिट हाँ, चाहिए। रहायशी यूनिट चाहिए, तो आपके शहर में यानी कसीर मंजिला इमारत बननी चाहिए। लेकिन ये है कि आपके पास यूटिलिटीज़ का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कैसे अच्छा, आएगा? फिर ये पानी आ गया चले, अच्छा, अब उसकी निकासी का भी मामला है। सारी आपकी गटर लाइनें चौक हुई हुई हैं, वो पानी सारा नाले सड़कों पे चौके, आता है, नाले सड़कें बंद तबाह हो जाती हैं, आपके गलियां तबाह हो जाती हैं, सारे नाले बंद हैं। फिर दूसरी बात ये है कि एक कसीर मंजिला जो इमारत है या एक मल्टी स्टोरीड है, तो उस मल्टी स्टोरीड की जब आप यानी अप्रूवल देते हैं तो उससे बहुत सारा KBCA बहुत सारे उससे टैक्सेस लेती है, तो उसमें बेटरमेंट टैक्स भी होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स भी होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो जैसे कि वाटर बोर्ड है जो पानी फराम करता है, तो उसको उसका हिस्सा यानी फिक्स है, मिलना चाहिए, है ना। KMC को उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि KMC जो है वो सड़क मेंटेन करे, वाटर बोर्ड जो है सीवरेज और पानी को मेंटेन करे। लेकिन जो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये वो पैसे सब खा जाती है। ये पैसे जो है वो मंजूर काका साहब 1100 अरब रुपए जो उन्होंने भेजे, जो ये नहीं कि ये अखबार में छपा और इन पे इल्ज़ाम है कि 1100 अरब रुपए ये और ये अहम शख्सियात को ये यानी लेकिन वो तो इल्ज़ाम ही है ना, अभी तक कोई उसका सबूत तो पाकिस्तान में तो इल्ज़ाम ही होता है, पाकिस्तान में तो कोई साबित होता नहीं। तो अरबों रुपए के इल्ज़ाम डॉक्टर आसिम पे हैं। आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं आज़माबाद में रहता हूँ, मुझे पकड़ लिया, DHA वालों को क्यों नहीं पकड़ते? पाकिस्तान में तो देखें ना, पाकिस्तान में तो सारे इल्ज़ाम ही है ना, और साबित तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और फिर जो हमारा कानून है माशाल्लाह उसमें तो कुछ साबित हो अच्छा, नहीं अभी एक सकता। तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आप कहते हैं ये, अच्छा ये बताएं इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, इसके नुकसान ज़्यादा होंगे? आने वाले दिनों में इस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद हो सकेगा प्रैक्टिकली, या आप समझते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और वहाँ पे तबाही आ जाएगी? लोगों ने तो अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है उन फ्लैटों में और अपार्टमेंट्स में, उनका क्या होगा? देखें वो जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुए, जिसमें बहुत सारे शुरू भी नहीं हुए होंगे, अभी 16 मार्च तक जो यानी कि अप्रूव्ड हो गए, तो वो तो क्या कहते हैं बनेंगे, और जो ज़ेर तामीर हैं वो भी बनेंगे, तो वो उसका तो कोई मतलब इनका इतलाक अब नए प्रोजेक्ट्स पे हो, नए प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं बनेंगे। अच्छा, अब नए प्रोजेक्ट भी अगर 1000 गज से ज़्यादा ज़मीन है तो वो नए प्रोजेक्ट भी बन सकते हैं, यानी कि ये इसमें कंडीशन है, ये भी कंडीशन है कि अब होता क्या हो क्या रहा था, अब आपके यहाँ ये हो रहा था कि जैसे कि नाज़ाबाद है और लियाकताबाद है और लाइंस एरिया है, और ये आपका अजीज़ाबाद है, फेडरल भी एरिया है। तो अजीज़ाबाद में 120 गज के मकान है सारे। अच्छा, लाइंस एरिया में 40 गज का मकान है, नाज़ाबाद में लियाकताबाद में 40 गज के मकान है। तो वो अच्छा, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो, लियारी में तो अब गुंजाइश खत्म हो गई। लियारी तो 1800 एकड़ पे ओवर ऑक्यूपाइड है, दुनिया का गुंजान आबाद तरीन इलाका है, तो लियारी में गुंजाइश तो ख़त्म हो गई, वहाँ भी 40 गज पे बिल्डिंगें बन गई। गार्डन में भी यही हाल, तो अब गार्डन में भी यही हाल। तो अब ये हो रहा था कि ये जो 120 गज का मकान है उसकी जगह मालूम हुआ कि वो बिल्डर ने उसके अंदर 18 जो है फ्लैट बना दिए 120 गज के मकान पे, और वो खोलियाँ ही बना दी। तो उससे मसाइल पैदा, उससे यानी कि पानी की शॉर्टेज, और दूसरा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, सीवरेज का मसला, और वो इलाका भी। अच्छा, इस फैसले का इतलाक जो है ये DHA और कंटोनमेंट्स पे भी होगा या मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, KMC पे? वो जो आप कह रहे हैं ना, इसका इतलाक सिर्फ KMC पे होगा, जो कराची रीजन के लिए। एक्चुअली तो ये पाबंदी कराची रीजन के लिए लगेगी। कराची रीजन तो मतलब उसमें सारा कवर नहीं होते जितने भी कंटोनमेंट्स हैं? कराची रीजन में कंटोन बोर्ड भी आ जाते हैं और DHA भी आ जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट इस पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट, तो खैर सुप्रीम कोर्ट वो तो सब पे कराती है, ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वही इस पे इम्प्लीमेंट कराएगी, या दूसरे इदारे नहीं। अगर कहीं रुकावट आएगी तो वो तो बताएगी ना, लेकिन जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है वो तो अपने जुरिस्डिक्शन की बात करें। नहीं, हाँ वो आपने बात सही की कि जुरिस्डिक्शन तो बिल्डिंग कंट्रोल की है, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल की जुरिस्डिक्शन में ख्याल से DHA और कंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। इसी तरह रेलवे है, और फिर अब जो है वो आसिफ जरदारी साहब ये भी करेंगे कि ये वो कोई ऐसी तरकीब निकाल लेंगे कि सिंध असेंबली कोई एक एक्ट मंजूर करेगी, उसके तहत वो DHA को भी निकाल देंगे। मतलब जहाँ कानून साजी की जरूरत है वहाँ कानून साजी की जा सकती है। आपने पानी की बात की, आज ही की खबर है कि अब वो डिसैलिनेशन प्लांट जो है ग्वादर का वो बहाल कर दिया गया और वहाँ पानी
की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे सीरियस क्राइसिस है। सी पैक हम बना रहे हैं, वो बोर हम बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, और ग्वादर जहाँ पे सी पैक के सबसे ज़्यादा मंसूबे हैं, वहाँ 2.5 लाख की आबादी है, वहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए। 17,000 रुपये का वाटर टैंकर वहाँ पे ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। और यहाँ कराची से नेवी के जहाज़ जो हैं वो पानी वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, वो भी चंद 100 टैंकर्स बनते हैं, और बाकी वहाँ पे पानी पीने के लिए बहुत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। वहाँ पे शदीद मुतालबा है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएँ, तो कराची में भी इसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें बिल्डर्स का क्या मौक़िफ़ है? ये जो पाबंदी लग गई है इतने बड़े बुलंदों मारते, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है या इसके खिलाफ ये जा रहे हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में इसको रिव्यू करने के लिए, या अभी सोच विचार चल रही है? देखें, बिल्डर्स का भी इसमें कोई मौक़िफ़ तो नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्डर का मौक़िफ़ ये हुआ कि भाई ये बैन जो है लिफ्ट किया जाए, ताकि नए प्रोजेक्ट आ सकें, और नए प्रोजेक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी भी हैं। अच्छा, इसमें देखें सुप्रीम कोर्ट को ये उन्होंने थोड़ा इसको कैटेगराइज़ किया है, तो वो इस तरह सही है कि आप जो छोटे प्लाट्स हैं ना, उन पे आप पाबंदी लगाएं कि वो एक तो वो भी गलत है कि एक मकान है उसकी कमर्शलाइजेशन जो है वो कर देते हैं, और एकदम भाई जहाँ पे 4, 6, 8 लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे अचानक आप इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बना देते हैं, वहाँ 250 लोग आ जाते हैं, तो वो कैसे उनके जो है वो कम। तो जो जैसे कि माई कराची का जो एक बेल्ट है, वहाँ उन्होंने प्लान किया हुआ है कि भाई यहाँ पे स्काई स्क्रैपर जो है वो बनाए जाएंगे। सुपर हाईवे पे कहीं अगर स्काई स्क्रैपर वो बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं, और या माई कराची में बनाएं। ये जो यानी गली मोहल्लों में जो अब ये बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई थी, जहाँ एक मंजिला मकान थे और वो एक मंजिला मकान इमारतों में तब्दील हो गए थे, इमारतों में जंगल बन गया था, तो उस पर जो है क्या कहते हैं कोई इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट इनको करनी चाहिए, इसलिए कि एक्सपेंशन तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, एक्सपेंशन के लिए कह रहे हैं ग्राउंड+2 काफ़ी है। अगर मतलब कोई ग्राउंड फ्लोर है और अब आबादी बढ़ रही है, घर की फैमिली बढ़ रही है, तो वो फर्स्ट फ्लोर डाल लें, उसके बाद सेकंड फ्लोर डाल लें, तो ये तो एक फैमिली की ग्रोथ के लिए तो नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है, वैसे ये सही है। लेकिन जो इन्फ्लक्स है शहर में, अगर कहीं से लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में शहर के अंदर, तो उनके लिए जाहिर है कि भाई नए रहायशी यूनिट चाहिए या उनको कहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर नए शहर आबाद किए जाएं। जिस तरह फिर बैरियर टाउन बन रहा है, DHS सिटी फेज़ 9 बन रहा है, तो ये ठीक नहीं है कि फिर वो आबादी उधर शिफ्ट हो जाए। देखें, जो इन्फ्लक्स है, जो लोग बाहर से आते हैं, तो बाहर से कोई गरीब अमीर आदमी तो आता नहीं है, गरीब आदमी आते हैं। अच्छा, वो गरीब आदमी जो है वो पॉश एरियाज में भी नहीं जाते हैं, वो यानी उसकी इतनी सकत भी नहीं होती है। एक तो लेबर क्लास आ रही है, लेबर क्लास कहाँ रहेगी? वो तो लेबर कॉलोनियों में रहती है, छोटा वो बेचारा फ्लैट भी नहीं खरीद सकता, कच्ची आबादियों में रहते हैं। बड़ा फ्लैट तो खैर वो तस्वुर नहीं कर सकता, लेकिन छोटा फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। तो ये जो लेबर क्लास आती है तो बेचारी ये कच्ची आबादियों में रहती है, और कच्ची आबादियों में सारा जो है वो यानी कि ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूं, और ये बड़ा गलत कंसेप्ट है कच्ची आबादियों के बारे में, कि कच्ची आबादियों में जो है वो बाहर से लोग आते हैं, और पंजाब से आते हैं लोग, सरहद से आते हैं, और मुख्तलिफ सिंध से आते हैं, और वो आगे यहाँ आके कच्ची आबादियों में कब्ज़ा कर लेते हैं। तो मैं ये आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि कराची में बाहर से आने वाला कोई आदमी कराची की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर रहा। ये कच्ची आबादियाँ उन लोगों ने जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनमें रहते ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये कच्ची आबादियाँ नहीं बनाई, ये कच्ची आबादियाँ लैंड माफिया ने बनाई हैं। ये इन कच्ची आबादियों के मालिक जो है, ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि भाई ये लोकल लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए ये ज़मीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, कारोबारी लोग हैं। और मैंने कई कच्ची आबादियों में इत्तेफाक से मैंने विज़िट किया, और विज़िट ऐसे हुआ कि लांडी में एक दफ़ा डायरिया की वबा फैल गई, और उसमें कोई 1400-1500 आदमी जो है उसके अंदर लपेट में आ गए, और 20-25 आदमी मर गए। तो मैं एक बावानी चाली एक कच्ची आबादी थी, मैं वहाँ गया, वहाँ के लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, हम बात कर रहे थे, एक पूरी टीम के तौर पे गए थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी साथ थे। तो मैंने पूछा कि भाई ये मकान आपके छोटे हैं और गलियाँ सही नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारे मकान थोड़ी हैं, ये तो मालिक मकान के मकान है। तो मैंने कहा मालिक मकान कौन है? कहने लगा भाई यहाँ 1300 मकानों के लोग मालिक हैं, यानी कि एक आदमी के पास इतने 1300 मकान, यानी कि कहने हम तो किराए पे रहते हैं, एक आदमी के पास 13। ऐसे ही मैं नॉर्थ कराची गया, और वहाँ भी ये पता लगा कि एक आदमी के 400 मकान हैं जो उसने कब्ज़ा किए हुए कच्चे आबादियों में और किराए पे दिए हुए। तो ये जो लोग बेचारे यहाँ रहते हैं कच्चे आबादियों में, ये गरीब लोग रहते हैं, और ये 2-2, 3 एक कमरा जो है 2-3 हज़ार 4 हज़ार
और 5,000 रुपये और इन आबादियों में फिर या- किस तरीके से पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा, या किस तरीके से बिजली कुंडे से जो है वो चोरी करके दी जाएगी, या जो भी एक सिस्टम है वहाँ पे, तो ज़ाहिर है कि वो फिर आप मैं और आप जो लोग टैक्स देते हैं या जो लोग सही तरीके से बिलों की अदायगी करते हैं उन्हीं पे बोझ पड़ता है। तो अगर इस सिस्टम को सही कर लिया जाए, इसमें हुकूमत और बिल्डर्स और दीगर इदारे जो हैं वो मिलकर को सेटअप बनाएं, मैकेनिज़्म बनाएं, और इसमें जो पैसा रिश्वत की मद में या करप्शन की मद में लोगों की जेबों में जा रहा है, सरकारी अफसरों की जेबों में जा रहा है, वो पैसा अगर लीगलाइज करके कौमी सरकारी ख़जाने में आए तो उसके बदले में आबादी को सहूलतें भी दी जा सकती हैं, बेहतर तरीके से इलाकों को प्लान किया जा सकता है, कच्ची आबादियों को ख़त्म करके वहाँ पे अच्छे रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और नए शहर भी आबाद किए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो पाबंदी लग गई है बुलंद इमारतों पर, इसकी वजह थी अदालत में ये मामला गया था, और ज़ाहिर है कि शहजाद चुगताई साहब ने जिस तरह बताया कि वाटर कमीशन के सामने बहुत सारे मामला आए थे कि क्यों ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, यहाँ पे निकासी आपके मसाइल हैं, यहाँ पे यूटिलिटीज़ की पूरी तरह से सहूलतें नहीं हैं, तो फिर ये क्यों कसीरुल मंजिला इमारतें जो हैं धड़ाधड़ बनती जा रही हैं। जब तक इनको बाकायदा एनओसीज़ ना मिल जाएँ ये इमारतें नहीं बननी चाहिए। तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ये काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई बेहतर लेजिस्लेशन हो जाएगी और इसमें जो इसकी स्पिरिट है जिसकी वजह से ये फैसला किया गया पाबंदी लगाने का, इसके अच्छे नताज मुरतब होंगे और सूरत हाल में बेहतरी आएगी, यही तवक्को रखनी चाहिए। और इसमें जो खामियाँ कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।